हेलो। 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 बेटा आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो अच्छे से? साउंड प्रॉपर है तो एक बार रिप्रेजेंट करो, थंब से या किसी चीज से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमारा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पूरा हो गया था, ठीक है। आज हम एलिमेंट्री कैनाल की टीएस ट्रांसफर सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टारगेट है वो क्या है, देख लो एक मिनट। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड काफी बड़े हैं, ठीक है। अगर हो गए तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है। नहीं तो जितना होता है उतना गैस्ट्रिक ग्लैंड कवर कर लेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेयर्स ऑफ गट, ठीक है। लेयर्स ऑफ गट, गट में कितने लेयर होते हैं, क्लियर है? कल कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने करने को, ठीक है। किए होंगे, उनकी आंसर की मैंने आज लगा दी है। आज कुछ क्वेश्चन फिर मैं लेके आया हूं, ठीक है, उनको आप लगाओगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, ठीक है। इससे एनसीईआरटी की लाइंस की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो ऋषभ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो लेयर्स ऑफ गट, समझना मेरी बात। अगर कोई एलिमेंट्री कैनाल आपके सामने दी जाती है, ठीक है, आपसे पूछा जाए इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, गट के अंदर कितने लेयर्स होते हैं, लेयर्स कितने होते हैं, ठीक है। एक आउटर लेयर होगी, ठीक है, या इनर से लेकर के आउटर चलेंगे तो सबसे एक इनर लेयर होगी, फिर उसके पीछे एक लेयर होगी, उसके पीछे लेयर होगी, एक आउटर लेयर भी होगी, ठीक है। इनर टू आउटर या आउटर टू इनर वो लेयर्स पूछ सकता है, फिर से बोल रहा हूं। इनर टू आउटर या आउटर टू इनर वो लेयर आपसे डिस्कस कर सकता है, क्लियर? बिल्कुल। नंबर ऑफ लेयर पूछी जा सकते हैं। ओके। ओके, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इनर टू आउटर या आउटर टू इनर, ठीक है, लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे या ऐसे, ठीक है। अंदर से बाहर पूछे या बाहर से अंदर पूछे तो उसको समझना होगा आपको, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक काम और करते हैं, एक मिनट रुकना। हम्म, 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 नहीं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, समझो मेरी बात, ठीक है। इनर टू आउटर पूछे आपसे या आउटर टू इनर पूछे आपसे, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। हाँ वापस आओ, ठीक है। इनर टू आउटर या आउटर टू इनर, जैसे ये सबसे इनर वाला पार्ट हो गया इन, ये आउट वाला पार्ट हो गया आउट। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे अंदर की जो लेयर होगी, सबसे अंदर की जो लेयर होगी, क्या बोलोगे इसको, ठीक है, जो टोटली म्यूकस से लाइंड होती है, जो टोटली म्यूकस से लाइंड होती है, ठीक है। एक ऐसी लेयर जो टोटली म्यूकस, इसमें म्यूकस ही म्यूकस होगा, म्यूकस से लाइंड होती है, इस लेयर को बोलेंगे क्या? सबसे अंदर की लेयर, इनर लेयर जो म्यूकस से लाइंड होगी, म्यूकोसा, ठीक है। तो सबसे अंदर की लेयर है। पहले मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम क्लियर कर रहा हूं। अगर एनसीईआरटी वाले डायग्राम की मैं बात करूं तो सबसे जो अंदर की लेयर है बेटा, सबसे जो अंदर की लेयर है, इसको क्या बोलेंगे हम? म्यूकोसा। जो सबसे अंदर की लेयर है क्या बोलेंगे इसको? म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर, इनर लेयर, इनर लेयर, इनर लेयर सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा। और ठीक म्यूकोसा के पीछे, ठीक म्यूकोसा के पीछे क्या होगी? सब म्यूकोसा, क्लियर है बिल्कुल? ठीक म्यूकोसा के पीछे होगी सब, सब मतलब पीछे, सब म्यूकोसा, ठीक है।
और सब म्यूकोसा के बाद आती है, भाई दिख रहे हैं ना आपको, ये स्मूथ मसल्स हैं। इनर सर्क्यूलर, अंदर की तरफ सर्क्यूलर है, और बाहर की तरफ जो सर्क्यूलर दिख रहे हैं वो एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बाहर तो लॉन्गिट्यूडनल दिखा रखे हैं आपने, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बोल रहे हो आप, और अंदर आप ऐसे सर्क्यूलर बोल रहे हो। पर जो सर्क्यूलर है इसको आप लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हो, इसको आप सर्क्यूलर बोल रहे हो, ऐसा क्यों? समझना मेरी बात। जो सर्किल्स बने हैं ना वो एक्चुअल में क्या है, ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। जब एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे, एलिमेंट्री कैनाल को कट करोगे, एलिमेंट्री कैनाल को, तो आगे से देखो कैसी दिखेगी, सर्क्यूलर दिख रही है ना, समझ रहे हो ना, सर्क्यूलर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, इसको जब आप कट करोगे तो आपको सर्क्यूलर बैंड्स दिखेंगे, सर्क्यूलर्स दिखेंगे। तो सर सर्किल्स दिख रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, तो यानी लॉन्गिट्यूडनल है, ये वन एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, इसको आपने कट किया, ये कट कर दिया। कट करने के बाद आगे देखोगे तो कैसे दिखेगी, सर्कुलर नहीं दिखेगी, वही है, होते लॉन्गिट्यूडनल है इस तरीके से, ये कट करके देखोगे तो आगे से आपको सर्कुलर दिखेंगे, ठीक है। समझ पाए नहीं समझ पाए, हाँ जी, ओके, ठीक है। तो समझना है, इनर सर्कुलर होते हैं, बाहर की तरफ जो होते हैं आउटर वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे लिखा दूं तो ज्यादा सही है, मैच कर जाएगा इससे। इनर, अच्छा इन्होंने इस तरीके से लिख दिया है, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है। और इसके बाद आती है सीरोसा, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स होते हैं, टोटली क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और जो सिरोसा है ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर, सिरोसा, ठीक है। आउटर लेयर सिरोसा, ठीक है। और सिरोसा जो आउटर लेयर होती है, इसमें भी दो लेयर होती हैं, इनर और आउटर। इसमें भी आप बोलोगे एक इनर होगी, इनर, इसमें भी एक आउटर होगी। जो बाहर की साइड में क्या होंगे, सिरोसा के बाहर, बाहर यहां पर होंगे कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आउटर होंगे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और अंदर की साइड क्या होंगे, यहां पर सिरोसा का जो अंदर का लेयर है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है सिरोसा, इसको बोलते हैं मीजोथीलियम, मीजोथीलियम। यानी सिरोसा आउटर लेयर है, म्यूकोसा सबसे इनर लेयर है। मैं आपसे पूछूं इनर टू आउटर बताओ तो बोलोगे भाई म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई लेयर को मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। फिर आ जाएगी स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और लास्ट में आ जाएगी सिरोसा। अब बाहर से अंदर पूछेगा तो पहले सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, और सेंटर वाला पार्ट क्या है, ल्यूमिन, ल्यूमिन। समझ रहे हो ना मेरी बात, यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अच्छा चैट प्राइवेट कर दें, ओके, डन। अच्छा एक बात बताओ जरा, अब विजिबिलिटी परफेक्ट है क्या? मैं थोड़ा कम दिखूंगा पर चलेगा, चलेगा क्या ऐसे, इस स्थिति में बताओ चलेगा नहीं चलेगा? आपकी बोर्ड की विजिबिलिटी कैसे आ रही है? ओके है तो डन करो, ओके है तो डन करो। इतने में अगर काम चलेगा, मेरा आधा चेहरा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा, चलेगा क्या? डन, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं दिखूं ना दिखूं, पर बोर्ड दिखना चाहिए, क्लियर है? हाँ, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सीधी सी बात चल रही है, अगर मैं गट की लेयर की बात करता हूं तो सबसे अंदर की जो लेयर है, ठीक है, सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा, के पीछे सब म्यूकोसा के पीछे मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और मस्कुलरिस एक्सटर्ना के पीछे सीरोसा, यानी सिरोसा आउटर लेयर है और म्यूकोसा इनर लेयर है। यहां तक कोई डाउट? सिरोसा आउटर लेयर है और म्यूकोसा इनर लेयर है, चलेगा? ओके 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 ओके, यार चला लो आज, ठीक है, आज चला लो, ठीक है,
ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब ये तो एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। अब मैं अपना खुद का जो डायग्राम ड्रॉ करता हूं ना, उसको ड्रॉ करना है फुल पेज हॉरिजॉन्टल। बना लो बेटा, बात आएगी फुल पेज हॉरिजॉन्टल की। ओके, फुल पेज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फुल पेज करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, ड्रॉ करना स्टार्ट करो। मेरे साथ ही करना, तभी हो पाएगा। साथ ही करो तभी पॉसिबल है। सबसे अंदर की लेयर बनाएंगे पहले हम, म्यूकोसा, ठीक है। इससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे अंदर की लेयर, मैं इसको हाफ भी बना देंगे चलेगा। सबसे अंदर की लेयर क्या होगी? म्यूकोसा। म्यूकोसा में आपको पता है क्या होते हैं? एपिथेलियम के फोल्ड्स होते हैं, बड़े बड़े फोल्ड्स जो होते हैं, जो बड़े फोल्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बड़े फोल्ड्स, प्लाइका सर्कुलरिस। छोटे छोटे फोल्ड होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? विलाई। और विलाई के अंदर की साइड जो फोल्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रप्ट ऑफ लिबरकून। फिर विलाई, क्रप्ट ऑफ लिबरकून, नहीं समझ में आया? विलाई, प्लाइका सर्कुलरिस, ठीक है। फिर विलाई, क्रप्ट ऑफ लिबरकून, विलाई, क्रप्ट ऑफ लिबरकून, समझ गए होगे? इस तरीके से फोल्ड जो दिखते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू के, जो फोल्ड्स होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू के फोल्ड्स हैं, ठीक है। तो ये एपिथेलियम टिश्यू के फोल्ड से जो लेयर बन रही है, ये सबसे अंदर की लेयर है। सबसे अंदर की लेयर, इसको हटा देते हैं। सबसे अंदर की लेयर है एपिथेलियल टिश्यू के फोल्ड से जो बन रही है। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, ड्रॉ करना है बेटा, हाँ ड्रॉ करना है। सबसे इनर मोस्ट लेयर बना रहा हूं मैं, ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू के फोल्ड से बनती है। क्लियर? बिल्कुल, सबसे इनर लेयर, ठीक है। इसके जस्ट पीछे अगर आप चलोगे तो यहां पर एक स्मूथ मसल्स की एक लेयर और होती है, जो सबसे इनर लेयर का ही पार्ट है, सबसे इनर लेयर का ही पार्ट है, स्मूथ मसल्स के मिलने से बनती है। ठीक है, ये सबसे इनर लेयर ही चल रही है अभी, सबसे इनर लेयर चल रही है। और इसके बीच में यहां मैं एरुलर कनेक्टिव टिश्यू दिखाऊंगा। ये सब क्या है? एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सब एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है? और इसके ठीक पीछे एक लेयर और होती है, ठीक पीछे, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। चलो, ठीक इसके पीछे एक लेयर और होती है। ये एक काम करते हैं, इसको भी हम ड्रॉ ही कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा। हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है ना? चलो, तो हम लेयर्स की बात चल रही थी हमारी। इसको मैं हटाता हूँ जरा, एक मिनट, है ना। इसको भी ड्रॉ कर ही देते हैं अच्छे से, डायग्राम परफेक्ट बनना चाहिए आपका। अब सही है। ये बात, ये बात बहुत सही, ठीक है, अब सही आ गया। ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर और होती है, उसको भी बना ही डालते हैं। चलो भाई, ये स्मूथ मसल्स, ठीक है।
क्लियर है? अब इन लेयर्स को आधा दिखाएंगे, आधा गायब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आधे से ही काम चल जाएगा। इधर हम लिख देंगे ना, इसलिए ये, ठीक है, इस वाले पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, इस वाले पार्ट की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, ओके, चलो, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को मैंने आधा कर दिया है, जिससे कि जो लेयर इधर होंगे वही तो लेयर इधर होंगे, ठीक है। तो यहां हमने बात की थी ये प्लाइका सर्कुलरिस की, ठीक है, विलाई, और जो अंदर फोल्ड है वो क्रप्ट ऑफ लिबर कून है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बेटा सारे लेयर्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, अब समझना आप इनको अच्छी तरीके से। तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये हाफ एलिमेंट्री कैनाल, ये है एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहां पर जो सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, सेल्स अगर मैं दिखाऊं तो ये सब सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन के जूस को रिलीज करने वाले सेल्स आपकी गट में, क्रप्ट ऑफ लिबर खून, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लेयर, यहां से समझना, यहां से यहां तक जो पूरी लेयर है ना, ये है म्यूकोसा। क्लियर है बिल्कुल? ये यहां से यहां तक की जो पूरी लेयर है ये म्यूकोसा है, इसको इधर लिख देते हैं। यहां से यहां तक ये पूरी म्यूकोसा है, म्यूकोसा। समझ में आ गया? म्यूकोसा में क्या क्या आएगा? म्यूकोसा में 3 लेयर आ रहे हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग से बन रहे हैं, एक बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, और एक रेड कलर की स्मूथ मसल्स है, ठीक है। तो म्यूकोसा में भी एक दो नहीं, म्यूकोसा में भी आपको 3 लेयर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं म्यूकोसा की बात करता हूं तो म्यूकोसा कैसी लेयर है? आप बोलोगे इनर लेयर है, इनर। इसमें भी कितने लेयर होते हैं? ठीक है, इनर लेयर है, इसमें भी 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होगी एपिथीलियम, एपिथीलियम, ठीक है, म्यूकोसा में एपिथीलियम दिख रही है। और नंबर 2, म्यूकोसा में एरुलर कनेक्टिव टिश्यू दिख रहे हैं, इसको लेमिना प्रोप्रिया भी बोलते हैं, इस लेयर को लेमिना प्रोप्रिया। और तीसरे नंबर पे एक स्मूथ मसल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मैं भी दिखा भी दूंगा उसको, इसको हम बोलेंगे मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, यानी म्यूकोसा की मसल्स, म्यूकोसा। यानी यहां म्यूकोसा में 3 लेयर हैं, एक तो ये आपको एपिथेलियम दिख रहे हैं, ये बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू दिख रहे हैं आपको लेमिना प्रोप्रिया, और रेड कलर की दिख रही है, इसको मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलेंगे। यानी म्यूकोसा में 3 लेयर हैं, जो एक इनर लेयर है। तो पहली लेयर मैं बता रहा हूं यहां पर म्यूकोसा, जो अगेन 3 लेयर के मिलने से बनती है, समझना मेरी बात। म्यूकोसा अगेन 3 लेयर के मिलने से बनती है। सबसे पहले इसमें एपिथेलियम, और एपिथेलियम की फोल्डिंग से क्या क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखो। एपिथेलियम की फोल्डिंग से प्लाइका बन रहे हैं, विलाई बन रहे हैं, और क्रप्ट ऑफ लिबर खून बन रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, एपिथेलियम की फोल्डिंग से 3 लेयर बन रहे हैं। हाँ बेटा, बायोमोलिक्यूल का वन शॉट आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो एपिथेलियम की फोल्डिंग से 3 चीजें बन रही हैं, प्लाइका बन रहे हैं, प्लाइका, प्लाइका बन रहे हैं, विलाई बन रहे हैं, विलाई, और क्रप्ट ऑफ लिबर खून, क्रप्ट ऑफ लिवर खून भी बन रहे हैं। ये एपिथेलियम की फोल्डिंग से बने हुए स्ट्रक्चर। पीछे पीछे क्या दिख रहे हैं आपको? लेमिना प्रोप्रिया, जो क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू, या एरुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। और इन एरुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है? इन एरुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलने वाले हैं,
इन एरुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलने वाले हैं। इन एरुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको लिम्फ वेसल्स भी देखने को मिलने वाले हैं, लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। इतना ही नहीं बेटा, यहां पर लिम्फोइड टिश्यू माल्ट भी होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट, समझ रहे हो? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट। पर कुछ लिम्फोइड टिश्यू लाइक पेयर्स एंड पैचेस, कल बताया था ना मैंने, वो म्यूकोसा से होते हुए सब म्यूकोसा तक फैले हुए होते हैं। कुछ होते हैं बड़े वाले म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों में होते हैं, ठीक है? तो तीन चीजें देखने को मिलेंगी आपको मस्कुलरिस म्यूकोसा में, सॉरी लेमिना प्रोप्रिया में, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू में। तीन चीजें क्या क्या देखने को मिलने वाली है आपको यहां पर आपको माल्ट देखने को मिलने वाले हैं, MALT माल्ट। यहां पर आपको लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स देखने को मिलने वाले हैं, ब्लड वेसल्स। यानी यहां पर आपको माल्ट देखने को मिलने वाले हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है? ये हो गए माल्ट, MALT, समझना मेरी बात। ये हो गए व्हाइट कलर के और रेड कलर के, ठीक है? ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। तो ब्लड और लिम्फ वेसल्स यहां देखने को मिलने वाले हैं। माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इसी लेयर के अंदर होते हैं, इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और बाहर होती है एक स्मूथ मसल्स, इन्हीं का जो इसी का पार्ट है, मस्कुलरिस म्यूकोसा का पार्ट है। तो एक लेयर समझ में आई या नहीं आई? पहली लेयर, फर्स्ट लेयर बताइए मैंने, म्यूकोसा। एनसीईआरटी ने से म्यूकोसा लिख दिया है क्योंकि यहां म्यूकस की पूरी लेयर लाइंड होती है, म्यूकस से पूरा का पूरा पार्ट लाइंड होता है। म्यूकोसा, समझना, टोटली म्यूकस से लाइंड है, म्यूकोसा टोटली म्यूकस से लाइंड है, ये म्यूकस है, टोटली म्यूकस से लाइंड है, म्यूकोसा। क्लियर बिल्कुल? हाँ, म्यूकोसा जो म्यूकस से लाइंड है, ठीक है? म्यूकस ही म्यूकस है यहां पर। तो एक लेयर बताइए अभी तक मैं एक एक करके, एक साथ बहुत सारी लेयर हो जाएंगी तो कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं एक एक लेयर लेके चल रहा हूं। सबसे पहले बात कर रहा हूं म्यूकोसा, सबसे इनर लेयर है जिसमें अगेन तीन लेयर होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग से बन रही है, ठीक है? उसमें पिलाइका मिल रहे हैं आपको, विलाई मिल रहे हैं, क्रप्ट ऑफ लिवर, खून मिल रहे हैं आपको। क्लियर है? प्लाइका मिल रहे हैं, विलाई मिल रहे हैं और क्रप्ट ऑफ लिवर, खून मिल रहे हैं आपको। कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ, ठीक है, तो ये क्लियर होगी, ठीक है? प्लाइका, विलाई, क्रप्ट ऑफ लिवर, खून, एपिथेलियम। फिर इसके पीछे जो कनेक्टिव टिश्यू भरे हुए हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? इसको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर माल्ट, लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, सुपर, BMS। चलो ठीक है, कैलाश बेटा और बच्चों को भी एक बार रिस्पॉन्स देने दो क्योंकि एक साथ आ जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? BMS, BMS, ठीक है। माल्ट मतलब क्या? अच्छा चलो, माल्ट का मतलब बताता हूं, वैसे हम 12th में पढ़ाते हैं। माल्ट क्या होते हैं? ये लिम्फोइड टिश्यू हैं, ऐसे लिम्फोइड टिश्यू जो हमारी गट की म्यूकोसा में मिलते हैं, ऐसे लिम्फोइड टिश्यू जो हमारी गट की म्यूकोसा में मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, यानी म्यूकोसा में मिलने वाले लिम्फोइड टिश्यू। समझे नहीं समझे? माल्ट। गट क्या होती है? अरे भाई, गट क्या होती है भाई? आपकी आंत, आहार नाल को गट बोलते हैं। जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है भाई, इसको गट बोलते हैं। तुम कर क्या रहे हो यार? तुम कहाँ निकालोगे सिलेक्शन? ठीक है, समझ रहे हो? इतना कुछ करा दिया। गट, गट, गट तो एक आम आदमी जानता है। गट बैक्टीरिया, गट में मिलने वाले पैथोजन, जनरल टर्म यूज करते हैं गट, ठीक है? चलो कोई नहीं, यहां तक क्लियर है पहली लेयर। अब मैं दूसरी लेयर की बात कर रहा हूं, ठीक इसके पीछे, ठीक इसके पीछे, अब ध्यान से देखना, ठीक इसके पीछे ये आपको लेयर देखने को मिल रही है, ये
जिसमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है और कुछ भी नहीं है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे यहां पर आपको, ठीक है। या क्या देखने को मिलने वाला है आपको? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। समझना अच्छी तरीके से। अगली लेयर की बात कर रहा हूं मैं, ये यहां पर, ठीक है। अगली लेयर, अगली लेयर की बात कर रहे हैं, चलेगा भाई। म्यूकोसा के ठीक पीछे क्या होगी? सब मतलब पीछे, म्यूकोसा के ठीक पीछे सब म्यूकोसा। क्लियर? बिल्कुल। म्यूकोसा के ठीक पीछे सब म्यूकोसा, बिल्कुल सही। तो म्यूकोसा के पीछे क्या देखने को मिलने वाली है? सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। म्यूकोसा के ठीक पीछे सब म्यूकोसा, ठीक है। नाम ये सब मतलब पीछे, म्यूकोसा के पीछे सब म्यूकोसा। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, सब म्यूकोसा की बात की जाए तो इसमें भी क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहां आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं? यहां पर भी आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही देखने को मिलने वाले हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। पर इन एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ एडिशनल होता है जो म्यूकोसा के एरोलर टिश्यू में नहीं होता। वो एडिशनल क्या है, उस पर फोकस करना है। एडिशनल क्या होता है अब समझना। यहां पर आपको नर्व देखने को मिलेंगे, नर्व, नर्व जो आपको इससे पहले म्यूकोसा में देखने को नहीं मिल रहे थे। अभी बनाए नहीं है, ड्रॉ करूंगा अभी, ठीक है। ठीक है, नर्व को मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, इससे अलग दिखे, एकदम दिमाग में रहे। यहां पर नर्व के बंच देखने को मिलते हैं जो आपको यहां देखने को नहीं मिलते। बाद बाकी का कॉमन है, बाद बाकी कॉमन है। कॉमन क्या मतलब? यहां पर भी माल्ट मिलते हैं, MALT, माल्ट। यहां पर भी ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स देखने को मिलते हैं। यानी यहां पर माल्ट, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, यहां पर भी माल्ट, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। पर खास बात क्या है? सब म्यूकोसा में यहां नर्व होते हैं जो म्यूकोसा में नहीं होते। सर कहां है नर्व? हम दिखाएंगे नर्व, ठीक है। यहां पर न्यूरॉन्स के, ये न्यूरॉन्स नर्व के प्लक्सेस हैं। जाल बना दे रहा हूं मैं इस तरीके से। ये नर्व के प्लक्सेस हैं, नेटवर्क जो एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्ट्रैक्शन और सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। प्लक्सेस, न्यूरॉन्स के प्लक्सेस जो एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्ट्रैक्शन और सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ये न्यूरॉन्स के प्लक्सेस, नर्व के प्लक्सेस। क्लियर है? बिल्कुल। ये खास बात है सब म्यूकोसा की। तो दो लेयर हो गए, पहली म्यूकोसा हो गई, दूसरी सब म्यूकोसा हो गई, ठीक है। पहली म्यूकोसा हो गई, दूसरी सब म्यूकोसा हो गई। यहां तक बताओ। बिल्कुल सही, मिसनर प्लक्सेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइंट्रिक प्लक्सेस। प्लक्सेस मतलब जाल, नेटवर्क, ठीक है। तो म्यूकोसा हो गई, सब म्यूकोसा हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में? आकाश आ गया आउट ऑफ एनसीईआरटी। मुझे पता है एक आध तो चलते ही है, ठीक है। मेढक, उन मेढक को ये भी नहीं पता कि क्या है, चल क्या रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे तब फड़फड़ाओगे, ठीक है। ठीक है, तो नर्व वाला पार्ट ध्यान रखना है आपको। क्या अंतर होता है माल्ट पर नीट में? इतने बार आया क्वेश्चन, अभी 2 साल पहले फिर आया है, ठीक है। समझ में आया भाई? पढ़ लो, ठीक है। अगर इतनी बुद्धि तुम दौड़ा लेते तो तुम यहां नहीं होते, मेडिकल कॉलेज में होते, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? वापस आओ, ठीक है। अभी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कराऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगी एनसीईआरटी की एक एक वर्ड में कितनी चीजें छुपी हुई है, ठीक है। और वो तब समझ में आएंगी जब ये समझोगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझे? आ जाओ, ठीक है। तो दो लेयर हो गई भाई, म्यूकोसा हो गई, सब म्यूकोसा हो गई, म्यूकोसा हो गई और सब म्यूकोसा हो गई, ठीक है। अगर ये मिसनर और माइंटिक प्लक्सिस नहीं कराए ना, तो एनसीईआरटी के लास्ट में जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ोगे, वहां एक पैरा दे रखा है रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव यानी सीक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। उस पैरा तुम्हारे यूं उड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेगुलेशन समझने के लिए पता तो न्यूरॉन्स कहां मिलते हैं जो रेगुलेट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, देखो अब
इतना होने के बाद भी अगर आप ये सोचते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, अभी मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कराने वाला हूं उसके बाद, एनसीईआरटी में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहीं दे नहीं रखे, ठीक है, और लास्ट ईयर से पीछे चले जाओ, हर साल क्वेश्चन आया है। पर एनसीईआरटी की जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ोगे तो वहां अंदर अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, जिनको इकट्ठा करके मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो यही तो कला है भाई, यही तो ट्रिक है और कला है, हर कोई नहीं समझेगा इसको, ठीक है। जहां पर, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ये होगा तो समझ में आएगी, ये नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वापस आ जाओ, यूं ही नहीं बोलता मैं बीएमएस, अगर ब्रेन में सेट कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे लॉजिक होने चाहिए, उसके पीछे कंसेप्ट होने चाहिए, तो मैं कंसेप्ट को लेके चलूंगा, ठीक है। हवा में तीर मारने की ना मेरी बचपन से कभी आदत है, ना कभी मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो, हवा में तीर समझते हो, यहां तो बस मजा आ गया, मजा आ गया, पेपर में जाके क्या करके आ रहे हो, गाटर गिन के आ रहे हो, ठीक है, निगेटिव करके आ रहे हो, वो चीज नहीं चाहिए, फुल में से फुल। तो हर बच्चा फुल में से फुल तो लाएगा नहीं, लाएगा वो जो फेथ करेगा, ठीक है, वही कंसेप्ट है नेचर का। वापस आ जाओ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, म्यूकोसा क्लियर है, उसके पीछे सब म्यूकोसा क्लियर है, और सब म्यूकोसा के बाद कौन सी आएगी, अब जेनेटिक्स स्टार्ट ही होगी आपकी, ठीक है। अब जेनेटिक्स और जेनेटिक्स की ही बारी है इसके बाद, ठीक है, ठीक है। अब वापस, मतलब जेनेटिक्स की बारी अब यहां नहीं, सॉरी, अभी बॉटनी के अंदर 12th स्टार्ट होगा, तब जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है, 12th वाले पार्ट के अंदर। हाँ, अब बात किसकी आएगी, अब बात आएगी उन लेयर्स की जो आपकी गट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराते हैं, स्टमक में चर्निंग कराते हैं, समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्शन इन गट, गट में कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लेयर कराएगी, जो स्पेशली स्मूथ मसल्स के मिलने से बनी है। तो स्मूथ मसल्स के मिलने से कौन सी लेयर बनी है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बेटा मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो स्मूथ मसल्स के मिलने से बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे बेटा, ध्यान से समझना, रेड कलर यूज कर रहा हूं उसके लिए। पीछे की साइड तो ये कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, जो सर्कुलर बना रहा हूं ना, एक्चुअल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जो सर्कुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जो सर्कुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जो सर्कुलर ड्रॉ कर रहा हूं एक्चुअल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और ठीक इसके नीचे ये एक्चुअल में कैसे हैं, सर्क्यूलर, ये कैसे हैं, सर्क्यूलर, ठीक है, पीछे लॉन्गिट्यूडनल और ये सर्क्यूलर। ठीक है, सर्क्यूलर और लॉन्गिट्यूडनल, क्लियर है बिल्कुल। तो अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो जो गोल गोल दिख रहे हैं ना आपको, ये गोल गोल दिख रहे हैं, यहां दिखाते हैं, जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये, और इसके ठीक नीचे ये, यानी जो राउंड है वो तो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल, और जो डैश डैश दिखा है वो सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्क्यूलर मसल्स के मिलने से जो लेयर बनेगी, तो लॉन्गिट्यूडनल कैसे हो गए, आउटर, सर्कुलर कैसे हो गए, इनर। ये क्वेश्चन आता है, इस लेयर को क्या बोलने वाले हो, इस लेयर को बोलने वाले हो मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, बाहर वाली मस्कुलरिस, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, बाहर वाली मस्कुलरिस। तो 3 लेयर हो गए भाई, 3 लेयर में बताओ कोई डाउट है इन तीनों लेयर के अंदर, पहली, दूसरी, और ये है तीसरी, ये है तीसरी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो पहले म्यूकोसा की बात की थी मैंने, फिर सब म्यूकोसा की बात की थी, क्वेश्चन आएगा नर्व के ऊपर, ध्यान रखना, यहां नर्व नहीं होती, यहां नर्व होती है। फिर लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स की बात की है, जो स्मूथ मसल्स हैं, इसको बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो गट पेरिस्टालसिस, गट पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन कराती है, स्टमक के चर्निंग कराती है, यानी जो भी गट में, आपकी एलिमेंट्री केनाल में, आपकी आहार नाल में, समझना मेरी बात,
जो भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, बाहर वाली मस्कुलरिस। मस्कुलरिस म्यूकोसा, म्यूकोसा की मस्कुलरिस, जो कंफ्यूज होते हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद कोई डाउट आएगा नहीं आपको, ठीक है, मैं सच कह रहा हूं, कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब लास्ट लेयर बची आउटर लेयर, सबसे बाहर की आउटर लेयर, जो किससे मिलके बनेगी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है, इसको बोलते हैं मीजोथीलियम। मीजोथीलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है। और इसके बाद चिट्टे होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दोनों को मिला दिया जाए तो एलिमेंट्री कैनाल की आउटर लेयर यानी सीरोसा का फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बन रही है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और इसके बाहर क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? बिल्कुल, हल्का दिखा देता हूं उतना, ठीक है। तो एक्चुअल में इनको मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं सीरोसा। क्या बोलते हैं इसको? सीरोसा। ये है सीरोसा, सीरोसा। अच्छा, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं सीरोसा। सिरोसा कैसी लेयर होगी? आउटर, इट इज आउटर लेयर, आउटर। सिरोसा कैसी लेयर होगी? आउटर, आउटर लेयर है। पर इस सिरोसा में भी दो लेयर होते हैं, समझ में आ गई होगी, आउटर और इनर। इसमें भी आउटर और इनर। जो बाहर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो अंदर है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनी है, वो है मीजोथीलियम। इस लेयर का नाम होता है, जैसे जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर भी लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। ठीक है, ऐसे ही इसको बोलते हैं मीजोथीलियम, पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है मीजोथीलियम। एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर होगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने मीजोथीलियम लिख रखा है, एनसीईआरटी ने एरोलर कनेक्टिव टिश्यू लिख रखा है, ठीक है। ये चारों लेयर आपकी एकदम क्लियर होंगी। ये आउटर लेयर है, लास्ट फोर्थ नंबर, आउटर। तो इनर से आउटर चल रहे हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोसा। कोई डाउट? सिरोसा आउटर लेयर होती है, इसमें भी बाहर की साइड एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और अंदर की साइड मीजोथीलियम होते हैं। अब बताओ, कोई डाउट? लगनी चाहिए आग। बहुत बढ़िया, सुपर, बीएमएस, एकदम बेहतरीन, सुपर सुपर डुपर, ठीक है। चलो, ठीक है, मतलब सुपर डुपर ये नहीं है, सुपर डुपर आपकी रिस्पॉन्स है, ठीक है। चलो वापस आओ, ओके। अब हम एक बात और करेंगे कि सर नर्व यहां देखने को मिल रहे हैं, और कहां होते हैं? देखो, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में भी न्यूरॉन्स के पैचेस होते हैं, प्लक्सेस होते हैं, गुच्छे होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर के बीच में भी न्यूरॉन्स के पैचेस देखने को मिलेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर के बीच में भी आपको न्यूरॉन्स के पैचेस या गुच्छे देखने को मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर के बीच में मिल रहे हैं आपको। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में भी आपको न्यूरॉन्स के पैचेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स को मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है। जो आउटर साइड न्यूरॉन्स के पैचेस देखने को मिल रहे हैं ना, ये लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर के बीच में, इसको बोलते हैं ऑरबैक प्लक्सिस, ऑरबैक प्लक्सिस, ठीक है। जो जब आप खाना खाते हो उस समय जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है, चूहे नहीं कूद रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं। भूख लगी है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है? यही न्यूरॉन के पैचेस, सिग्नल आ रहे हैं इनके पास, कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं गट के अंदर, ठीक है। ये गट पेरिस्टालसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? यही जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में न्यूरॉन के प्लक्सिस, पैचेस दिख रहे हैं आपको, सिग्नल इनके पास आता है और ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑरबैक, ऑरबैक प्लक्सिस। ये नर्व्स हैं, इनको बोलेंगे ऑरबैच प्लक्सिस या माइंटिक प्लक्सिस। प्लक्सिस या समझना,
प्लक्सिस, एक मिनट देख लूं प्लक्सिस में कहीं, एक मिनट, ऑर्बैक या माइंट्रिक प्लक्सिस, PLEXUS, ठीक है, प्लक्सिस है, प्लक्सिस, ऑर्बैक प्लक्सिस। और ठीक ध्यान से देखो, सब म्यूकोसा में दिख रहे हैं आपको कुछ, ये इसको बोलते हैं माइंट्रिक या मिशनर प्लक्सिस, मिशनर्स प्लक्सिस, माइंट्रिक प्लक्सिस और मिशनर प्लक्सिस। समझना, जो माइंट्रिक प्लक्सिस हैं ये कहां होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, प्रेजेंट बिटवीन longitudinal and circular muscles, longitudinal and circular muscles के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि मिशनर प्लक्सिस कहां देखने को मिल रहा है, मिशनर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, जो सब म्यूकोसा में देखने को मिल रहा है वो मिशनर प्लक्सिस हैं। और बैक प्लक्सिस, बैक पीछे, पीछे की साइड में, ठीक है, वो है, ठीक है। और बैक प्लक्सिस जो पीछे की साइड में, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर के बीच में है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में, पीछे की साइड में, ठीक है, वो है बेटा और बैक प्लक्सिस, ठीक है। दो प्लक्सिस ध्यान रखने, न्यूरॉन के पैचेस हैं, नेटवर्क हैं, समझना, जाल है, ठीक है, जो सिग्नल को लेकर के आता है। जो मिशनर प्लक्सिस होते हैं ना, वो सब म्यूकोसा में होते हैं और म्यूकोसा के स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करा के सिक्रेशन, सिक्रेशन कराता है, सिक्रेशन, यानी ये सिक्रेशन कराने का काम करेंगे, इनसे सिक्रेशन होते हैं, ये सिक्रेशन कराते हैं, सिक्रेशन, ये सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी आगे समझाऊंगा रेगुलेशन में। और ये गट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक सीक्रेशन करा रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, ठीक है। आपकी पूरी गट में कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये एक्चुअल में स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करते हैं, इन वाली स्मूथ मसल्स को। और इन वाली स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से जो क्रप्ट ऑफ लिवर खून है ना, उन पर दबाव पड़ता है, और उन पर दबाव पड़ने से ये अपने सीक्रेशन को गट में डालना चालू कर देते हैं, यानी अपने जो भी सीक्रेशन होंगे इनके एंजाइम्स, म्यूकस, उसको गट में डालना चालू कर देते हैं, ठीक है। यानी एक सीक्रेशन करा रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। अब सारी बातें समझ में आएंगी, आगे की जितनी भी होंगी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से रिलेटेड, मुझे यहां कराना था तभी तो मैं समझा पाऊंगा सही मायने में, कंसेप्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है, उसको BMS कराना है तो तभी होगा जब कंसेप्ट पकड़ोगे, ठीक है। तो कोई भी तौब भी नहीं है, बहुत टिपिकल भी नहीं है भाई, म्यूकोसा के पीछे सब म्यूकोसा, के पीछे मस्कुलरिस एक्सटर्ना, के पीछे सीरोसा, ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर के बीच में मिल रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, और न्यूरॉन्स सब म्यूकोसा में, जो म्यूकोसा की स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जो कहीं ना कहीं सीक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कहीं ना कहीं सीक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। समझे या नहीं समझे ये बताओ पहले तो। क्रिस्टल क्लियर सर जी, BMS, बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर, यही चाहिए था। BMS BMS BMS, बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर। चलो ठीक है, तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी मैंने करा दिया है, ठीक है। जिनको डायरेक्ट एनसीईआरटी ही समझनी है, जिनको एनसीईआरटी में छुपी हुई सारी लाइनें समझनी है और आगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से उसको कोरिलेट करना है, तभी वो कंसेप्चुअल होगा, उनको फिर मैंने ये करा दिया है। निराश किसी को नहीं होने देंगे भाई, ठीक है। जो एनसीईआरटी सिर्फ लाइन टू लाइन लबर हैं, कंसेप्ट से उन्हें मतलब नहीं है, बस एक बार पढ़ा दो सर, बल भेजे में घुसे ना घुसे वो हमारी हेडेक है, बस आप एक बार एनसीईआरटी बोल दो, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में हम क्वेश्चन करके आए ना आए, आपका हेडेक नहीं है, बस आप एनसीईआरटी पढ़ा दो एक बार, बस हमें ये लगे कि हाँ आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, और हम क्लास में ताली पीट रहे हैं, आग लगा दें, हाँ एनसीईआरटी चल रही है, चाहे भेजे में घुसे या ना घुसे, आप टेंशन मत लो सर, उनके लिए ये है, ये जो जेन्युइनली फेथ करके जुड़े हैं, सर कुछ भी कराओ, बस एग्जाम हॉल के अंदर हम
आउट ऑफ 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आए, ठीक है। कंसेप्चुअल एनसीईआरटी एक्चुअल में फील करें, जब एनसीईआरटी की लाइन रीड करें तो उसको को रिलेट करने में हम कैपेबल हो, क्योंकि अब एनसीईआरटी नीट का लेटेस्ट पैटर्न देखोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, ठीक है। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे इस बार, मैचिंग वाले क्वेश्चन लाइन लग के थे मैचिंग वाले, ठीक है। असर्शन रीजन ये तभी कर पाओगे बेटा मैचिंग, क्योंकि वो एक जगह से लाइन नहीं उठा रहे हैं, वो कई चीजों को मिला करके क्वेश्चन बना रहे हैं, वो तब जब आप कोरिलेट करना सीखोगे, और कोरिलेट करने के लिए आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए भाई, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यस, टारगेट तो 720 में से 720 है भाई, 720 आउट ऑफ 720, टेंशन क्यों कर रहे हो, ठीक है। पर पहले मैं जो जो मेरे हाथ में है, ठीक है, 180 वो तो पक्का कर दूं, ठीक है। स्ट्रेटजी फिर आप उसको सब जगह लगाओ के परफेक्ट, एकदम परफेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया सर, पर सर ये सारी लेयर क्या स्टमक में भी होती है? हाँ, स्टमक में भी होती हैं, बस एक अंतर होता है स्टमक में, वो आपको वो समझाना है मुझे, जो एनसीईआरटी ने भी समझाया है विद डायग्राम। एनसीईआरटी कहती है स्टमक में एडिशनल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एडिशनल कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, चर्निंग मूवमेंट नॉर्मल पेरिस्टालसिस से ज्यादा होते हैं। तो एनसीईआरटी बोल रही है स्टमक के केस में जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, वहां 2 लेयर नहीं होते, वहां एक्चुअल में 3 लेयर होते हैं, ठीक है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में इन केस ऑफ स्टमक 3 लेयर होते हैं, आप समझ रहे हो। और साथ में देखिए, कोई इंसान ऐसा होता है जो एक रोटी खा लेता है पेट भर गया यार, कोई इतनी सारी रोटी खाता है तब कहता है पेट भर गया यार, ठीक है। तो जाता कहां है पेट में? तो स्टमक के अंदर फोल्ड होते हैं, फोल्ड, इनको गैस्ट्रिक रूगे बोलते हैं। एक डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है मैंने, गैस्ट्रिक रूगे, जितना तुम खाओगे उतने खुलते जाएंगे, जितना तुम खाओगे उतने खुलते जाएंगे। जो एक रोटी खाते ही है तो उनके उतने ही खुले हुए हैं, जो बहुत ज्यादा खाते हैं उनके ज्यादा खुल जाते हैं, पर पेट फटता नहीं है, समझे? समझे? गैस्ट्रिक रूगे का ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर एक तो बताऊंगा मैं आपको, गैस्ट्रिक रूगे एनसीईआरटी में दे भी रखा है, गैस्ट्रिक रूगे, गैस्ट्रिक रूगे फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स ऑफ स्टमक, स्टमक के जो फोल्ड्स होते हैं उनको गैस्ट्रिक रूगे बोलते हैं। और इंटेस्टाइन, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फोल्ड्स होते हैं उनको विलाई और प्लाइका बोलते हैं, समझ रहे हो। फोल्ड्स ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक रूगे, फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई एंड प्लाइका सर्कुलरिस। क्लियर है? एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, ठीक है, उसको लिख भी दूंगा मैं अभी, ठीक है। फोल्ड्स ऑफ स्टमक, ऐसी फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलेंगे हम? विलाई, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक, इन केस ऑफ स्टमक एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा थर्ड मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। कहां होती है? जस्ट बिलो सर्क्यूलर मसल्स, सर्क्यूलर के ठीक नीचे। डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आएगा जैसे समझो, क्वेश्चन भाई आओ, सबसे बाहर कैसी लेयर होगी? लॉन्गिट्यूडनल। आउटर कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, इसके नीचे कैसी होगी? सर्क्यूलर। इसके नीचे कैसी होगी? सर्क्यूलर। इसके नीचे कैसी होगी? सर्क्यूलर। और उसके भी नीचे होगी, ये स्टमक के केस में, ऑब्लिक। ऑब्लिक माने तिरछे, ऑब्लिक मसल्स होते हैं, एक एडिशनल मसल्स होते हैं ओनली प्रेजेंट इन स्टमक, एडिशनल मसल्स होते हैं ओनली प्रेजेंट इन स्टमक। तो स्टमक में एक दो नहीं, स्टमक में 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं स्टमक में? 3 लेयर, ठीक है। 3 लेयर्स ऑन स्मूथ मसल्स इन केस ऑफ स्टमक, ठीक है। ये तो हो गए आउटर वाले, आउटर वाले लॉन्गिट्यूडनल। फिर इसके नीचे कौन से हो गए? सर्क्यूलर, सर्क्यूलर। फिर तो नीचे से नीचे तो ध्यान से, फिर कैसे? ऑब्लिक, तिरछे, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, ये कैसे हो गए? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। फिर कैसे हो गए? सर्क्यूलर, सर्क्यूलर। और सबसे सर्कुलर के नीचे कौन से होते हैं? ऑब्लिक, ऑब्लिक। तो ऑब्लिक यहां पर कैसे हो गए? इनर। सबसे इनर लेयर कौन सी होगी? इनर लेयर। तो इनर लेयर हो गई यहां पर स्टमक के केस में ऑब्लिक, और आउटर लेयर होगी लॉन्गिट्यूडनल। आउटर लेयर कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल, आप समझ रहे हो। इनर टू आउटर
समझ रहे हो? स्टमक के केस में 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। भाई लॉन्गिट्यूडनल आउटर होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर के ठीक नीचे ऑब्लिक होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा थर्ड मस्कुलर लेयर प्रेजेंट बिलो सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर के ठीक नीचे इसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स, ठीक है, इन केस ऑफ स्टमक। ये एनसीईआरटी का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। अब एनसीईआरटी ने कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का एक डायग्राम दिखाया है, ठीक है। इनको बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइन। अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, जब फोल्ड ऑफ स्टमक लिखे थे ना, ऐसी ब्रैकेट में अगर मैं यहां लिखूंगा फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? विलाई एंड प्लाइका। फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई एंड प्लाइका, एंड फोल्ड्स ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक रूगे। ये ध्यान रखना है एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। तो फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, मैंने बताया था विलाई के बीच में क्या देखने को मिलते हैं आपको भाई, ये तो है विलाई, विलाई आई, ये है विलाई, और विलाई के बीच में ही होते हैं लैक्टिल्स, लैक्टिल्स पढ़ाऊंगा डिटेल में और, ठीक है। और फिर कैपिलरी होते हैं इनके अराउंड, फिर आर्टरी और वेन होते हैं, आर्टरी और वेन होते हैं, और अंदर दिख रहे हैं आपको क्रफ्ट्स ऑफ लिवर खून। ये क्या है? क्रफ्ट्स ऑफ लिवर खून, क्रफ्ट्स ऑफ लिवर खून। लिवर खून के क्रफ्ट्स, क्रफ्ट्स ऑफ लिवर खून कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन विलाई। ये क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट बिटवीन विलाई, विलाई के बीच में प्रेजेंट है क्रफ्ट्स ऑफ लिवर खून। कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन विलाई, विलाई के बीच में प्रेजेंट होते हैं क्रफ्ट्स ऑफ लिवर खून। क्लियर है? अब ये विलाई है, दिख रहे होंगे, ये सब क्या है? विलाई, वी आई डबल एल आई, विलाई। क्लियर है बिल्कुल? विलाई के अंदर देखोगे तो अंदर लैक्टल्स देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं लिम्फ, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी लैक्टल्स देखने को मिलते हैं, येलो कलर के दिख रहे होंगे आपको एनसीईआरटी में, येलोइश कलर, लिम्फ कैपिलरी। और लिम्फ कैपिलरी किसको एब्जॉर्ब करते हैं? फैट सॉल्युबल फूड, समझ रहे हो? फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट को एब्जॉर्ब, अगर मैं फैट की बात करता हूं, फैट इन लैक्टल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और वाटर सॉल्युबल फूड और विटामिन इन कैपिलरी के नेटवर्क होते हैं ना, इनके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरी क्या करते हैं? लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी में क्या एब्जॉर्ब होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल फूड, ठीक है, फैट सॉल्युबल फूड एंड विटामिन्स, फैट सॉल्युबल फूड और विटामिन्स इन लिम्फ कैपिलरी में एब्जॉर्ब होते हैं। और इसके अराउंड क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरी भी होते हैं, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। इसमें क्या एब्जॉर्ब होगा? इसमें एब्जॉर्ब होगा वाटर सॉल्युबल फूड एंड विटामिन, वाटर सॉल्युबल फूड एंड विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल फूड और विटामिन ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। समझो जो लैक्टिल्स है, लैक्टिल्स के अराउंड, लैक्टिल्स के अंदर क्या एब्जॉर्ब होगा? फैट सॉल्युबल सब्सटेंस। इनके अराउंड नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है, उसमें क्या एब्जॉर्ब होगा? उसमें वाटर सॉल्युबल फूड, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो सब इसमें एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो विलाई में लैक्टिल्स और कैपिलरी मिलते हैं, ये कैपिलरी आर्टरी और वेन के मिलने से बनते हैं, और विलाई के बीच में आपको छोटे छोटे दरारें, क्रफ्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनको क्रफ्ट ऑफ लिवर कून या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। आई या नहीं आई? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं इनको। तो अब तुम्हारा ये एनसीईआरटी वाला पार्ट एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट हो गया होगा। बिल्कुल सही, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बी एंड सी, फैट सॉल्युबल ए डी ई के,
आप बताओ एनसीईआरटी का ये डायग्राम परफेक्टली ब्रेन में सेट हुआ है नहीं हुआ? एनसीईआरटी खोल के बैठो और देखो एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, मुझे बताओ अभी। एकदम एनसीईआरटी देखो खोल करके, एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी, एक एक लाइन विद कंसेप्ट। और जो हिडन चीजें हैं वो भी यहाँ क्लियर करा रहा हूं मैं, हिडन सारे कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। बीएमएस, काइलोमैक्रोन अभी बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के अंदर, टेंशन मत करो, कोई चीज छोड़ने वाली नहीं, पर एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम फाइनली एंटर करते हैं रेगुलेशन। एनसीईआरटी में ये रेगुलेशन दे रखा है लास्ट में, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बाद, ठीक है। पर वहां मजा नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ने से पहले समझोगे ना तो प्रोसेस मजेदार समझ में आएगा। एक लिंक दो होती है चीजें, ठीक है, यूं ही कुछ भी पढ़ने से काम नहीं बनेगा। यहां अगर चीजें सेट करनी है, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी होती है ना, ठीक है, लाइब्रेरी में अल्फाबेटिकल बुक्स लगे होते हैं, आप सीधे जाओगे भाई ये बुक चाहिए तुरंत निकालोगे। केमिस्ट के पास जाते हो, सारी दवाएं अल्फाबेटिकली अरेंज होती हैं, एक तरीका ये है। और एक दूसरा केमिस्ट है जहां दवाएं भरी हुई हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है। एक लाइब्रेरी है जहां बुक्स का अरेंजमेंट नहीं है, अल्फाबेटिकली बस लगी हुई हैं। अब बुक्स ढूंढनी हो आपको, ठीक है, कैसे ढूंढोगे? ठीक है, इसलिए यही तो कहते हैं, यही एक साइंस है बेटा, कि आप पढ़ते कैसे हो, टीचर पढ़ाता कैसा है, उसका पढ़ाने का जो वे है और बच्चों के पढ़ने का जो वे है। भाई एक बच्चा 14 घंटे पढ़ रहा है, एक 4 घंटे पढ़ के नीट में निकाल लेता है, एक 14 घंटे पढ़ने के बाद भी पंचवर्षीय योजना बना रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा भाई उस 4 घंटे पढ़ने वाले में, ठीक है। वो स्मार्ट स्टडी कर रहा है, ठीक है, उसको पता है कि किस वे में लेके जाना है। यहां पर ब्रेन में अगर कोई चीज सेट करनी है, मतलब उसकी लाइब्रेरी में सेट करनी है, यानी उसकी मेमोरी परफेक्ट बनानी है, उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, ठीक है। तो हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है, हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है। कोई नर्वस सिस्टम पढ़ा चुका हूं मैं भाई, मेमोरी मतलब है सैनैप्स, हर मेमोरी का एक स्पेसिफिक सैनैप्स होता है, और सैनैप्स बेहतरीन कैसे बने उसके लिए एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। बैक स्लाइड, ओके, लो बैक स्लाइड, फटाफट लिखो, लिखो बैक स्लाइड फटाफट तेजी से। ठीक है, अब बात करेंगे, फटाफट हो गया होगा, यस या नो? अरे बैक स्लाइड लगा दो, इससे भी बैक चाहिए क्या काजल? अरे गोबलेट सेल इन्हीं के अंदर होते हैं, जो क्रप्ट होंगे ना, इन क्रप्ट में ही गोबलेट सेल होंगे, यहीं पर ही गोबलेट सेल होते हैं, ठीक है। मैं लिख दूं इसके अंदर ही, चलो। जो क्रप्ट दिख रहे हैं ना, इनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स, जो अभी इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कराऊंगा, यहां पर गोबलेट सेल भी होते हैं, वो अभी आगे कराऊंगा मैं ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। इनक्रप्ट ऑफ लिवर को उनको डिटेल में अलग से समझाऊंगा, उनमें गोबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस को भी रिलीज करते हैं, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग सेल्स होते हैं, एंजाइम रिलीजिंग सेल्स होते हैं, जो इंटेस्टाइनल जूस को बनाते हैं। गोबलेट सेल्स क्या हैं? कोई नहीं बेटा, गोबलेट सेल म्यूकस को रिलीज करने वाले सेल्स हैं, डिटेल्ड में मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैंने लिख दिया, इन्हीं के अंदर होते हैं, ठीक है, ये टेंशन मत करो। ड्रॉ करना है, अरे यार तुम्हारी मन में आए तो ड्रॉ करो, ठीक है, अगर मन में आए तो मत ड्रॉ करो, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम तो भाई ड्रॉ कर लो यार, कैसी बातें करते हो तुम, एक बार में समझ में नहीं आती एनसीईआरटी के डायग्राम, और मेरे बनाए हुए डायग्राम सारे ड्रॉ करो। नोट्स परफेक्ट बनाओ, जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ बहुत परफेक्टली बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके के नोट्स बनाओ, डन। चलो अब बात कर रहे हैं रेगुलेशन। तो मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा चुका हूं, बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो रेगुलेट कहां से होते हैं? आप बोलोगे मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन दिखा रखा है मैंने, ब्रेन दिखा रखा है, और उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेडुला ऑब्लोंगेटा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, आई बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे खाने के डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तभी तो मैं कहता हूं कि जब भी खाना खाओ मन अंदर से शांत होना चाहिए। अगर आपका मन बेचैन है, अगर आप टीवी देख रहे हो या आपका दिमाग डाइवर्ट है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से दो सिग्नल जाते हैं, एक इमरजेंसी वाला यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक नॉर्मल वाला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी, या आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हो हॉरर मूवी,
या आप कहीं बेचैन वाली मूवी देख रहे हो, ठीक है, मतलब आप नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में नहीं हो, तो उस समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो डाइजेशन का अपोज करता है, उसको रोकता है बेटा, इनहिबिट करता है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उस कंडीशन में गैस्ट्राइटिस हो जाती है, गैस्ट्रिक अल्सर तक बन जाते हैं, इंसान की मौत तक हो सकती है, समझ रहे हो। इसीलिए कहा जाता है, पुराने कल्चर में देखा होगा, खाना जब सामने होता था तो सारे लोग एक साथ बैठ के खाते थे किचन के बाहर, ठीक है। खाने से पहले मंत्र उच्चारण होते थे, जिससे कि खाना सामने जाए तब तक उसकी स्मेल आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे, जिससे आपका सिंपैथेटिक नर्वस, जिससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, जो धीरे धीरे आपके बॉडी के सीक्रेशन को एक्टिवेट करे। यानी खाना खाने से पहले आपका सिस्टम तैयार होना चाहिए उस खाने को इनटेक करने के लिए, आप समझ रहे हो। अब खाना को इनटेक करने के लिए सिस्टम तैयार ही नहीं है, आपने खाना डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, और तैयार तो छोड़ो, आपने सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कर रखा है, खतरनाक वाला सिस्टम जो उसका अपोज करता है, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, तमाम तरह की बीमारियां होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने से पहले आपका मन शांत हो, रिलैक्स्ड हो, तब जाकर के डाइजेशन की मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहां दो टाइप के नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं। नंबर वन, ध्यान से देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये जुड़ा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कितनी ब्रांच होती है? 2 ब्रांच होती हैं, एक सिंपैथेटिक तो एक पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर? बिल्कुल। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक तरफ लिख रहा हूं पैरासिम्पैथेटिक, एक तरफ लिखेंगे सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, पैरा 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 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और क्या जुड़ा होता है इसके? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आप जानते हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स कंडीशन में काम करता है, ठीक है। तभी तो कहा जाता है खाना खाने के बाद लोग कहते हैं टहलना चाहिए, टहलने के लिए बोला है, तेज तेज चलने के लिए नहीं बोला। अगर आप तेज चलोगे तो उस समय आपका सिंपे एक्टिवेट हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट करने की जगह इनडाइजेशन हो जाएगा, एसिड बनेगा, दिक्कतें होना चालू हो जाएंगी और मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हल्का टहलना चाहिए, ठीक है, जिससे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक प्रॉपर हो, जैसे मैस्टिकेशन हो जाए, ओनली फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। देन अगेन रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि उस समय जितना रिलैक्स करोगे, जितनी अच्छी फीलिंग लेकर के आओगे, उतना खाने का प्रॉपर डाइजेशन होगा। क्योंकि खाना एक जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसा आप खाते हो, जिस तरीके से आप खाते हो, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का विकास होता है, वैसे ही आपकी दिनचर्या होती है, वही आपके फ्यूचर, भविष्य को डिसाइड करती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। इसीलिए कहा जाता है खाना मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब आपकी जीवन को रन करने वाली वो ऊर्जा, ठीक है। तभी तो डिसाइड करते हैं कैसा खाना चाहिए, ठीक है। सात्विक खाना होना चाहिए। कब खाना चाहिए? जब सूर्य उदय होना स्टार्ट होता है, सुबह जगने से लेकर के 1 से 2 बजे तक आपका बीएमआर सबसे फास्ट होता है। उस समय हर खाई हुई चीज आप डाइजेस्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने कौन सा हार्मोन बताया था आपको, ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन सप्रेस होता है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होना स्टार्ट होता है, मेलेटोनिन बढ़ना चालू होता है, जो आपके बीएमआर का अपोज करता है, उसको ठंडा करता है, शांत करता है, ठीक है। और जब बीएमआर आपका शांत होगा तो उस समय डाइजेशन तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हो। इसलिए कोशिश करनी चाहिए सूर्य उदय के साथ साथ, जब सूर्य टॉप पर हो, उस समय अच्छे से अच्छा, भाई जो भी आपको महंगे से महंगा खाना है, बादाम खाने हैं, ठीक है, अच्छी सी अच्छी चीजें खानी है, उस समय खाओ ना। अगर तुम रात के 9-10 बजे बादाम खाओगे तो सीधा का सीधा फीसिस, फीकल मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, कचड़े में जा रहा है वो, और साथ में गैस बना रहा है, क्योंकि कचड़े में जाएगा गैस बनेगी, और डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव और बॉडी प्रॉब्लम स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तभी तो इंडियन कल्चर में क्या होता था, सूर्य उदय से उठते ही लोग 10 बजे तक खाना खा लेते थे, जिससे कि उसका प्रॉपर डाइजेशन हो, ठीक है। 10 बजे खाना खा लोगे, ठीक है, मतलब सुबह 10 से 11-12 बजे तक खाना खा लो, अच्छे से प्रॉपर डाइजेशन होगा। फिर उस गैप दो लंबा, और सूर्य अस्त होने से पहले आपको भूख लगाएगी, फिर सूर्य अस्त होने से पहले खाना खा लोगे, वो डाइजेशन हो जाएगा हल्का खाना, ठीक है, और फिर सो जाओगे।
और फिर यहाँ 12 घंटे का गैप होगा, सुबह 6 बजे अपने आप उठते ही भूख लगेगी। ये एक साइकिल है, इस साइकिल को पुराने टाइम पे लोग मेंटेन करते थे, इसलिए 100 साल जीते थे। और आज की डेट के अंदर समझ रहे हो ना, एज कितनी रिड्यूस हो गई है, समस्याएं कितनी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक तो हम क्या खा रहे हैं पता ही नहीं है, ठीक है, कैसे खा रहे हैं पता ही नहीं है, किस समय खा रहे हैं पता ही नहीं है, तो कचड़ा हो रहा है सारा का सारा, ठीक है। और उसका इफेक्ट सीधे ब्रेन और बॉडी पर पड़ रहा है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक चीजों पर पड़ रहा है। तो लाइफ समझ रहे हो ना कहां जा रही है पता ही है आपको। ओके, मॉर्निंग में स्टार्टिंग में भूख नहीं लगेगी, मैंने बताया ना, इसको साइकिल को मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए शाम को 6 बजे के बाद खाना छोड़ दो, कुछ भी हो ठान लो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा, और बताना 3-4 दिन बाद भूख ना लगे तो मुझे बताना, सुबह उठते ही भूख लगेगी। पर एकदम साइकिल मेंटेन नहीं होगी, इसके लिए आपको साइकिल को, भाई आपको मेंटेन करना है तो क्या करना होगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको हिम्मत करनी होगी। तो 4-5 दिन लगेंगे साइकिल को इस ट्रैक से उस ट्रैक पर आने पर, सुबह उठते ही भूख लगना चालू हो जाएगी। मजदूर से पूछो जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास लाइट की फैसिलिटी नहीं होती, वो डिब्बी जलाते हैं, वो शाम होते ही खाना खाते हैं और सुबह होते ही खाना खाते हैं, ठीक है, फिर काम पे निकलते हैं, उनकी बॉडी देखो कितनी हिस्ट पुष्ट होती है, ठीक है। तो कंसेप्ट है यार, ठीक है, तुम्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं तो तुम गड़बड़ करोगे ही ना, ठीक है। चलो, अब बात कर रहा हूं मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन में। सिंपे कब काम करेगा, इमरजेंसी, इमरजेंसी, समझना। नॉर्मल कंडीशन में इमरजेंसी, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ये क्या काम कराता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है किसको, कॉन्ट्रैक्शन एंड सीक्रेशन को, कॉन्ट्रैक्शन एंड सीक्रेशन। जबकि सिंपे क्या काम करता है, सिंपे सिंपे इनहिबिट करता है, इनहिबिट, इनहिबिट कर किसको, कॉन्ट्रैक्शन एंड सीक्रेशन को, कॉन्ट्रैक्शन एंड सीक्रेशन को। एक कॉन्ट्रैक्शन और सीक्रेशन को बढ़ा रहा है और एक कॉन्ट्रैक्शन और सीक्रेशन को घटा रहा है। जब आप रिलैक्स मोड में होते हो, जब आप रिलैक्स मोड में होते हो, समझना, जब आप रिलैक्स मोड में होते हो तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, जब आप रिलैक्स मोड में होगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक, आप समझना, पैरासिम्पैथेटिक। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके माइंट्रिक प्लेक्सस से भी जुड़ा हुआ है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके मिशनल प्लेक्सस से भी जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। यानी सिग्नल अगर पैरासिम्पैथेटिक से जाएंगे तो इनका काम क्या है भाई, माइंट्रिक प्लेक्सस क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। तो सिग्नल जब यहां से जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये क्या काम कराएंगे मिशनर, सीक्रेशन। ये क्या काम कराते हैं, सीक्रेशन, समझना, ये क्या कराएंगे, सीक्रेशन, सीक्रेशन। यानी गट के सीक्रेशन बढ़ जाएंगे, गट के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, अगर अगर सिग्नल कहां से जा रहा है, सिग्नल कहां से जा रहा है, सिग्नल अगर पैरा से जा रहा है, मान लो ये सिग्नल पैरा की जगह ये सिंपैथेटिक से जा रहा है, सिंपैथेटिक से सिग्नल इसके पास जा रहा है, सिंपैथेटिक से सिग्नल इसके पास जा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये इनहिबिट करेगा कॉन्ट्रैक्शन और सीक्रेशन का, ये इनहिबिट करेगा कॉन्ट्रैक्शन और सीक्रेशन का, ये है रेगुलेशन। समझे या नहीं समझे, यस या नो, समझ रहे हो ना मेरी बात। बस सारा खेल सिग्नल का है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा, ये इमरजेंसी में काम करेगा। तभी तो खाना खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट यार मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आप कहते हो ना सर थके थके रहते हैं, ठीक है, सर एनर्जी का लेवल बहुत कम है, सर पढ़ते हैं पर नहीं पढ़ाई हो रही, सर गैस्ट्राइटिस हो गई है, सर गैस बन रही है, तो सारा खेल कंसेप्ट यहाँ का, इसको दुरुस्त करो भाई तो सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक है। तो पैरा से सिग्नल जाएगा जो एक्टिवेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन सीक्रेशन को, ठीक है, क्योंकि सिग्नल माइंट्रिक और मिशनर प्लेक्सस के पास जाएंगे। जब यहां से सिग्नल जाएगा तो ये इनहिबिट करेगा दोनों को, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम रुक जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, ये नर्वस रेगुलेशन हो गया। ऐसे ही हार्मोनल रेगुलेशन है, वो मैं हार्मोन के साथ कराऊंगा, ठीक है। अरे ड्रॉ कुछ नहीं करना है भाई, इधर लिख लो ब्रेन, इधर लिख लो
दो सर्किल बना लो या कुछ भी मत डायग्राम बनाओ, ये माइंड ट्रिक और मिशनर प्लक्सिस लिख लो, डायग्राम तो बना चुका हूं पहले ही मैं, आपको तो लिखना है, ये डायग्राम मेरे पास बना हुआ तो इसलिए छाप दिया है मैंने, थोड़ी अकल दौड़ाया करो, ठीक है। चलो रोशन पूछ रहे हैं आप वेज हो या नॉन वेज, तो भाई क्या करेगा, तू दावत देने वाला है क्या? सर वेज हो तो आओ, आपको वेजिटेरियन की दावत देता हूँ, नॉन वेज हो तो आपको नॉन वेजिटेरियन की दावत देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, हो गया, डन, डन, यहां तक कोई डाउट? तो ये हमारा एक पार्ट एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अच्छा 17 हो गए। आज ग्लैंड में सिर्फ एक कराऊंगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर मैं सिर्फ एक ग्लैंड कराऊंगा, कौन सी ग्लैंड कराने वाला हूं? सलाइवरी ग्लैंड, क्लियर है? यहां तक आप बताओ। अच्छा बैक स्लाइड लो, बना लो भाई, एक बार ड्रॉ कर लो एक बार। हो गया, चलो डन। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आज हम एक ग्लैंड कवर करने वाले हैं, सलाइवरी ग्लैंड, क्लियर है बिल्कुल, सलाइवरी ग्लैंड। आ जाओ, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। तो पहले एनसीईआरटी की एक लाइन छापी है मैंने, जो नीट में क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाहर होते हैं, पर ओपन कहां करते हैं? बक्कल कैविटी के अंदर ओपन करते हैं, होते बक्कल कैविटी के बाहर हैं, पर ओपन कहां करते हैं? बक्कल कैविटी के अंदर ओपन करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं। थ्री पेयर, पेयर का मतलब सिक्स होते हैं भाई, थ्री पेयर का मतलब छह सलाइवरी ग्लैंड होंगे जो बक्कल कैविटी के बाहर हैं, पर ओपन कहां करते हैं? बक्कल कैविटी के अंदर ओपन करते हैं। करें स्टार्ट? चलो, यहां डायग्राम नहीं आएगा, डायग्राम मैं अगली स्लाइड में बना रहा हूं। अच्छा ओके, ठीक है, ड्रॉ करना है पूरा का पूरा डायग्राम प्रॉपर तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। चलो ठीक है, पूरा ह्यूमन बना रहे हैं, इसकी नोज, इसका माउथ, माउथ प्रॉपर बनाना क्योंकि इसमें ओपनिंग दिखानी है सारी, बस सफिशियंट है, ठीक है। इसकी टंग दिखा सकते हो क्योंकि टंग के नीचे भी हमें ग्लैंड दिखानी है, टंग। हाँ टीथ भी दिखा दो क्योंकि टीथ में भी हमें कुछ दिखाना है, बताना है आपको। एक टीथ ऊपर हो गया, एक टीथ नीचे हो गया, ठीक है। चलो अब ग्लैंड की स्ट्रक्चर्स पोजीशंस की बात करते हैं। देखो यहां पर तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड है। ये कहां ओपन करती है? ये आपके अपर जॉ में जो वेस्टिब्यूल होता है ना, टीथ और लिप्स के बीच वाला पार्ट, वहां पर ओपन करती है। ठीक है, और देखो अपर और लोअर जॉ के जंक्शन पर, फिर से बोल रहा हूं, अपर और लोअर जॉ के जंक्शन पर यहां मिलती है आपको सब मैंडिब्यूलर या मैक्सिलरी, ये ओपन करती है आपके लोअर जॉ में, समझना, लोअर जॉ में ओपनिंग है इसकी, ठीक है। और सबसे छोटी जो ग्लैंड है, सबसे जो छोटी ग्लैंड है, सब लिंगुअल, लिंगुआ के ठीक नीचे, सब लिंगुअल, लिंगुआ के ठीक नीचे होती है ये सब लिंगुअल, और लिंगुआ के नीचे ही ओपन करती है इसकी डक्ट, लिंगुआ के नीचे सब लिंगुअल। तो टोटल तीन ग्लैंड पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डायग्राम छोटा रहा ना थोड़ा सा, हाँ एक काम करते हैं, रुको। अब ठीक है। अब साइड डायग्राम अच्छा बना पाओ आप। टीथ, टीथ,
लिप्स, ठीक है। अब थोड़ा सही आ जाएगा मुझे लग रहा है। ये होगी पैरोटिड ग्लैंड, ऐसे। ये हो गई सब मैंडिब्यूलर या सबलिंगुअल, सॉरी सब मैंडिबुलर, और ये हो जाएगी सब लिंगुअल, लिंगुआ के नीचे। 3 ग्लैंड अब दिख रहे होंगे अच्छे से। इनके डक्ट को दिखाते हैं। इसकी डक्ट ओपन करेगी अपर जॉ के वेस्टिब्यूल में, इसकी डक्ट ओपन करेगी लोअर जॉ के वेस्टिब्यूल या लोअर जॉ के अंदर। इसकी डक्ट डायरेक्ट लिंगुआ के नीचे ही ओपन करती हैं। अब ठीक है, फिर भी ठीक है, साइज सही है। अब ड्रॉ करो फटाफट, ठीक है। ये होगी पैरोटिड ग्लैंड, यहां से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड्स, क्योंकि 1 पेयर होते हैं। क्लियर है बिल्कुल, एक जोड़ी। ये लेफ्ट में दिखा रखा है, इधर राइट में भी होंगे दूसरी साइड, ठीक है। 1 पेयर पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड 1 पेयर, ठीक है। आज इसे ही कराएंगे बस। गैस्ट्रिक ग्लैंड कल वाली क्लास में कराएंगे। रोशन बेटा चलो आ जाओ, ठीक है, थैंक्स, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड्स 1 पेयर, पैरोटिड ग्लैंड 1 पेयर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बात करता हूं यहां पर सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी, मैंडिबल के नीचे या मैक्सिला के नीचे, ठीक है। सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, बस तुम साथ साथ चलो, ठीक है। मैं इतना ही कह रहा हूं, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, जितना एफर्ट लगा सकता हूं मैं लास्ट टाइम तक लगाता रहूंगा, और आए दिन नई नई चीजें लेकर के आऊंगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों मतलब कोशिश करूंगा कुछ एक नई चीज और लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट में लगाऊंगा बेटा, तगड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा आपके लिए, ठीक है। मतलब जितना और बेटर से बेटर कर सकते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, और एक नई चीज और लेकर के आऊंगा आपके लिए, ठीक है। वो भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, आपके बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत करो, मतलब आपकी मास्टरी मैं करा दूंगा। समझ रहे हो, सिलेक्शन आपका हो या ना हो वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, पर अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। और आप ढंग से फॉलो कर रहे हो तो सिलेक्ट भी होगे, और आगे जाकर के बहुत बेटर से बेटर भी करने वाले हो, बहुत बेटर से बेटर करने वाले हो, ठीक है। हाँ, एमआईपी पूरा तैयार है, एमआईपी का पूरा हमारी तरफ से तैयार है, ठीक है। बट अभी ठीक है, मैंने बताया ना ऐप में कुछ अपडेट होना है, ठीक है। तो बस उस टीम ने रोक रखा है कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, ठीक है। वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तरुण सर ने भी आपको बताया ही होगा, ठीक है, और टीचर्स ने भी आपको बताया ही होगा, ठीक है, ठीक है। बस वो समझो कि एक मतलब जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है वो उनकी तरफ से, बस टेक्निकल, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथों में, कुछ चीजें हाथों में नहीं होती, ये आपको पता है, ठीक है। कंटेंट हमारे हाथों में, डिलीवरी हमारे हाथों में, कुछ टेक्निकल चीजें जो अभी यार हम लोग इतनी नॉलेज नहीं रखते, ठीक है, हम टीचर्स हैं, तो वो चीज हाथ में नहीं है, वो अभी टीम अपडेट कर देगी, तो देन अगेन उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड, क्लियर है बिल्कुल। नंबर 2 ये हो गए, ये भी 1 पेयर होंगे। अब तीसरे हम यहां बताने वाले हैं आपको, यहां, यहां आ जाओ। लिंगुआ के नीचे, लिंगुआ मतलब टंग, टंग के नीचे, लिंगुआ के नीचे, तो क्या बोलेंगे इसको, सब लिंगुअल, सब, सब लिंगुअल, सब मतलब नीचे, समझ रहे हो? सब मतलब पीछे, लिंगुआ के पीछे, सब लिंगुअल, ठीक है। सब लिंगुअल। अब इन ग्लैंड्स के बारे में आपको याद क्या रखना है, ठीक है। ग्लैंड्स कैसी है, छोटी है या बड़ी है, पहला। ग्लैंड्स छोटी है या बड़ी है, ग्लैंड्स की पोजीशन क्या है, इसकी डक्ट का नाम क्या है, ये कितना सलाइवा रिलीज करती है, सिंपल कंपाइल स्टडी 2 मिनट में याद हो जाएगी, ठीक है।
तो सब लिंगुअल की बात करता हूं, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सब वन पेयर है। ये तो याद ही क्या करना आपको, वन पेयर, वन पेयर, ये भी वन पेयर, ठीक है। अब पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, जो आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट से आएगा। नंबर वन, लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है? स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये कैसी हो जाएगी, लार्जेस्ट। ये मिडिल साइज की हो गई। पोजीशन बताओ, पोजीशन, पोजीशन, यहां पोजीशन की बात पहले करेंगे। पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। तो भाई इसकी पोजीशन क्या नजर आ रही है आपको, स्मॉलेस्ट है, पोजीशन क्या नजर आ रही है, ये सब लिंगुआ, लिंगुआ के नीचे, प्रेजेंट बिलो टंग, हाँ, लिंगुआ के नीचे प्रेजेंट बिलो टंग। चलो पोजीशन में पहले लिख लूं। अब डक्ट का नाम लिखो, डक्ट कौन सी होगी, डक्ट, इसकी डक्ट कौन सी होगी, डक्ट, इसकी डक्ट को क्या बोलेंगे, डक्ट। सीक्रेशन, अगला लिखोगे सीक्रेशन, सीक्रेशन, सीक्रेशन। ये कंपाइल स्टडी होती है, कंपाइल स्टडी 2 मिनट में याद हो जाती है, बहुत जल्दी स्टार्ट होती, याद होती है। सीक्रेशन, सीक्रेशन, ठीक है। तो अब एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी पोजीशन। सब लिंगुअल की पोजीशन क्या है, सब मतलब नीचे, लिंगुआ मतलब टंग, टंग के जो नीचे होगी वो सब लिंगुअल होगी, टंग के नीचे पोजीशन बिलो टंग, बिलो टंग, टंग के नीचे होती है, टंग के नीचे होती है, बिलो टंग, क्लियर बिल्कुल, बिलो टंग, टंग के ठीक नीचे होती है, बिलो टंग, मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैं इसकी बात करता हूं, प्रेजेंट बिलो पोजीशन, प्रेजेंट बिलो चीक, या ईयर भी कर सकते हो, ईयर, ये कानों के नीचे या चीक के बिलो, यहां पर अंदर, ठीक है, बिलो चीक, चीक के बिलो होती है, ठीक है, या उसके, ठीक है। ये कहां होती है, इसकी पोजीशन क्या होगी जरा बताओ, बिलो अपर या लोअर जॉ, अपर या लोअर जॉ, ठीक है। फिर सब मैंडिब्यूलर, बिलो अपर या लोअर जॉ, अपर या लोअर जॉ के ठीक बिलो नीचे होती है, ठीक है। तो पोजीशन समझ में आ गई इसकी, हाँ, लोअर जॉ। भाई सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, सब मैक्सिला अपर जॉ को बोलते हैं, अपर जॉ के नीचे, अपर जॉ के नीचे, ठीक है, या लोअर जॉ के नीचे, फाइनली होती लोअर जॉ के नीचे ही है, ठीक है। अब डक्ट को क्या बोलते हैं जरा बताओ, पैरोटिड की डक्ट को क्या बोलेंगे, नंबर वन, पैरोटिड की डक्ट को स्टेन से याद रखोगे, स्टेंशन, इसकी डक्ट को क्या बोलेंगे, स्टेंशन, स्टेंशन डक्ट, इसकी डक्ट को क्या बोलेंगे, स्टेंशन डक्ट, स्टेंशन डक्ट, स्टेंशन डक्ट, स्टेंशन की डक्ट, ठीक है। कितना सलाइवा रिलीज करेगी ये भाई, ये बहुत भाई बड़ी है, इसका मतलब मैक्सिमम सलाइवा रिलीज नहीं करती, ये 20 to 30% ऑफ टोटल सलाइवा, ठीक है। 25 लिख देते हैं, 25 से 30% ऑफ टोटल सलाइवा, टोटल सलाइवा का 25 से 30% रिलीज करती है पैरोटिड ग्लैंड, बस। ये छोटी है, उससे छोटी है, पर मैक्सिमम सलाइवा यही रिलीज करती है, ठीक है। अच्छा, डक्ट को क्या बोलेंगे, स्टेंशन डक्ट, इसको क्या बोलते हैं, स्टेंशन के ऊपर क्या रखा आपने, घड़ा, घड़े में क्या डाला, पानी, वॉटन्स, वॉटन्स, वॉटन्स डक्ट, कितना सलाइवा रिलीज करती है, आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली 70%, यानी मैक्सिमम यही रिलीज करती है, मैक्सिमम ऑफ टोटल सलाइवा, टोटल सलाइवा, टोटल सलाइवा का लगभग 70%, ठीक है, मैक्सिमम सलाइवा यही रिलीज करती है,
क्लियर है बिल्कुल। जबकि अगर मैं बात करता हूं सब लिंगुअल, लिंगुआ की डक्ट को क्या बोलेंगे? रेवेनस, रेवेनस डक्ट बोलेंगे। कितना सलाइवा रिलीज करती है? ओनली 5%, यानी मिनिमम ऑफ टोटल सलाइवा। अब आपको आसानी से याद हो जाएंगे चारों पॉइंट, आसानी से याद हो जाएंगे चारों पॉइंट। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई? पैरोटिड ग्लैंड, तो एक ट्रिक में बच्चों को लास्ट ईयर ट्रिक बताई थी मैंने। मानो घड़े का स्टैंड है, घड़े का स्टैंड, उस पर आप घड़ा रखते हो, फिर घड़े में रखने के बाद पानी डालते हो, वाटर, ठीक है? ऐसे याद रखोगे। स्टेन से स्टेंशन, स्टेंशन पहली पैरोटिड ग्लैंड थी, स्टेंशन उसकी डक्ट का नाम था। वाटर डाल रहे हो, वाटन्स, यानी सेकंड नंबर की थी सब मैंडिब्यूलर, वाटन्स, आपको याद रहेगा। तीसरा आपको याद रखना है इसमें थर्ड नंबर रेवेनस, तो ऑप्शन में होगा तो आप लगा दोगे रेवेनस, ठीक है? तो पैरोटिड ग्लैंड क्लियर हो गई, सब मैंडिब्यूलर क्लियर हो गई, सब लिंगुअल क्लियर हो गई। तीनों की स्मॉलेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, तीनों की पोजीशन क्या है, तीनों की डक्ट का नाम क्या है, कितना सीक्रेशन करते हैं टोटल सलाइवा का, बस। आया नहीं आया? बहुत सिंपल फॉर्म में, एकदम रिफाइन फॉर्म में समझो, ठीक है? सारे कचरा निकाल दिया मैंने, मेन पॉइंट आपको समझने, इन पर क्वेश्चन आता है कंपाइल करके, कंपाइल करके। गजब, गर्दा, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो, अब इसका सीक्रेशन, भाई कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, भाई इनसे निकलता क्या है? इनसे सलाइवा निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है? लगभग कितना? लगभग 1.5 लीटर पर डे। बहुत हो गया बेटा, पीएच मत भूल जाना, इनकी पीएच पर क्वेश्चन आता है। लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर सलाइवा प्रतिदिन रिलीज करते हो, समझ रहे हो? 1.5 लीटर सलाइवा, लार आपकी एक दिन में रिलीज हो जाती है, समझ रहे हो? जिसकी पीएच मत भूल जाना, सारा खेल पीएच का है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर। इसकी पीएच 6.8, यानी स्लाइटली एसिडिक होती है, समझ रहे हो? 7 से थोड़ा नीचे, 6.8 स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है? इसके अंदर भाई मेन तो वाटर ही होगा, मैंने बताया था जितनी भी सिक्रेशन होंगे मैक्सिमम वाटर होगा, 99.5% वाटर। 0.5 में सब कुछ होगा, 0.5 में आइंस होंगे, इन पर एम्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम आइंस होते हैं। क्लोराइड आइन पर क्वेश्चन आया हुआ है, क्लोराइड आइन क्या काम करते हैं समझना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्लोराइड आइन क्या काम करते हैं? एक्ट एज कोफैक्टर, एक्ट एज कोफैक्टर फॉर सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब क्वेश्चन क्या है हुआ है? सोचो अगर मैं सलाइवा में से क्लोराइड आयन को निकाल दूं तो क्वेश्चन आएगा किसके डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा? आप बोलोगे स्टार्च के डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अभी हम बायोमोलिक्यूल पढ़ के चुके हैं, बायोमोलिक्यूल में हमने कोफैक्टर पढ़े थे। कोफैक्टर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। कोफैक्टर वो होते हैं जो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोचो अगर ये क्लोराइड आयन नहीं होंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च का डाइजेशन करता है उसके लिए कोफैक्टर का काम करता है। अगर सलाइवरी एमाइलेज एक्टिव नहीं होगा, यानी क्लोराइड आयन नहीं होंगे, सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो स्टार्च के डाइजेशन पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो? स्टार्च के डाइजेशन पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ने वाला है, समझे या नहीं समझे? यस सर, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अच्छा, बाइकार्बोनेट आयन क्या काम करते हैं? ये बफर का काम करते हैं, बफर, बफर जो क्या काम करता है? मेंटेन पीएच, मेंटेन पीएच, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है बफर। फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम जनरल आइंस हैं, ठीक है? इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पर क्वेश्चन आता है। सलाइवा में कौन कौन से एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं? एक तो लाइसोजाइम होता है, ध्यान रखना, थायोसाइनाइड होता है, ध्यान रखना है आपको, और आईजीए एंटीबॉडी होते हैं। जब जंगल में फंस जाओ और आपके पास एंटीसेप्टिक ना हो तो अपने थूक को अपने घाव के ऊपर डालना चालू कर देना, इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है? भाई जितने भी एनिमल्स होते हैं बताओ क्या उनके पास एंटीसेप्टिक डिटॉल सेवलॉन होता है क्या? ना, वो अपनी सलाइवा से ही अपने घाव को सही कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सेप्टिक फैल जाएगा पूरी बॉडी में।
तो उस कंडीशन पर आपकी सलाइवा में भी नेचर ने ये कैपेबिलिटी दी है, पर आपकी बुद्धि ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप अब वो हरकतें नहीं करोगे जो एनिमल करते हैं। तो आपने डिस्कवरी कर ली एंटीसेप्टिक, लाइक समझ रहे हो, सेवलॉन, डिटॉल एटसेट्रा, ठीक है। तो वो जरूरत नहीं, आपकी सलाइवा में भी कैपेबिलिटी है। नेचर ने लाइसोजाइम दिया है जो एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है, थायोसाइनेट दिया है, आईजी एंटीबॉडी दिए हैं, ये बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं। इसके अलावा सलाइवरी एमाइलेज देखने को मिलता है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा, बताऊंगा आगे, ठीक है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं। और लिंगुअल लाइपेज भी होता है, पर काम नहीं करता ज्यादा कुछ, पर होता है। इसके अलावा सलाइवा के अंदर म्यूकस होता ही है, जिसकी वजह से खाने को अच्छे से लुब्रिकेट कर लेते हो, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। कुछ अमाउंट में यूरिया और यूरिक एसिड भी होते हैं, इट इज अ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये भी सलाइवा के थ्रू निकल जाते हैं। समझ में आया नहीं आया? थापा जी, तुम्हारी बुद्धि, ठीक है, चलो खैर, बुद्धि का खेल है भाई, किसके सामने कौन किसको कैसे क्या, समझ रहे हो ना, लेता है। चलो, सारा खेल बुद्धि का है, मैच्योरिटी का है, ठीक है। तो अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? अब आज का टारगेट हमारा पूरा, ठीक है, आज का टारगेट हमारा पूरा होता है। अब आपकी आएगी अगली ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, ठीक है। लास्ट कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एकदम कंसेप्चुअल हैं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। एक असर्शन रीजन, एक स्टेटमेंट है, एक रिसर्शन रीजन, एक स्टेटमेंट है, एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है मैंने, एक पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड दिया है, कुछ और दिए हैं मैंने ये, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ठीक है, 12 क्वेश्चंस एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन है, ठीक है। कल क्वेश्चन दिए थे, उनकी आंसर की मैंने सी में लगा दी है, कल जो क्वेश्चन दिए थे उनकी आंसर की मैंने सी में लगा दी है, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्लियर है बिल्कुल? तो एक्स्ट्रा एफर्ट बेटा जितना होगा हम करते रहेंगे, जितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं लगाएंगे, ठीक है, हर परिस्थिति में लगाएंगे, ठीक है। और जो आपका टारगेट है वही हमारा टारगेट है, ठीक है। जब दोनों का टारगेट सेम होता है और दोनों 100% अपना देना चालू कर देते हैं, तो टारगेट अचीव हो जाता है। तो अपना तो हम लगा रहे हैं भाई, और लगाते रहेंगे हर स्थिति हर परिस्थिति के अंदर, ठीक है। आपको अपना कितना लगाना है ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। और आपने डिसाइड कर लिया तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं होता, ठीक है। ओके बेटा? हाँ, लुब्रिकेशन का मतलब नहीं चिपचिपा पदार्थ आसानी से आप निकल पाओ, उसको लुब्रिकेट करना, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक, ठीक है। कल टेस्ट दो परफेक्टली, ठीक है। ओके, चलो, बाय बेटा, बाय 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 बेटा, बाय।